हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा के लिए आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस यानी विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। जी हाँ, विज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा जिसमें हम 40 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स और इसके अलावा आपको पॉलिटी के साथ में हमने भूगोल की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है उनको देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? एंटियने लेवोसियर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेवोसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? यहाँ यूनिवर्स की बात कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अगर हम देखें यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? हाइड्रोजन गैस की। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसी तत्व या एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं उसमें 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है एटम। और जो एटम होता है, एटम का जो एक्चुअल मास है वो होता है उसके नाभिक में, उसके न्यूक्लियस में। और एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम के नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोजन की खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? आंसर होगा इसका हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आंसर होगा हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन या फ्यूचर फॉइल कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल। नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित में से क्या होती है? आपको न्यूक्लियस का साइज बताना है कितना होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी और इस नाभिक का साइज होता है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक के आकार का यहाँ मतलब है इसकी त्रिज्या का ये वैल्यू होती है, इसकी रेडियस। और इसी 10⁻⁻15 मीटर को ही हम बोलते हैं 1 फर्मी, 1 फर्मी। तो फर्मी किसकी इकाई हुई? न्यूक्लियस की साइज़ की या त्रिज्या की। तो ये जो है, ये साइज़ जो दिया हुआ है, न्यूक्लियस का जो त्रिज्या है, रेडियस है, ये उसका साइज़ है। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। समस्थानिक C14 संबद्ध है किससे? आइसोटोप C14 इज रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम बात करें C14 की तो इसको बोलते हैं कार्बन 14। और कार्बन 14 जो है कार्बन का एक तरह से वीक एक तरीके से रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है ये कार्बन। इस कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है जो जीवाश्म होते हैं, हमारे जो फॉसिल्स होते हैं, उनकी एज का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स, इसी को हम बोलते हैं कार्बन 14 डेटिंग मेथड या सिंपली कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल। ऐसे पूछा जाता है कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम जीवाश्मों के आयु निर्धारण में। हम ये पता लगाते हैं जो फॉसिल्स मिले होते हैं उसकी आयु कितनी है, यानी कि वो कितना पुराना है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में से खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाता है। जैसे कपूर को आप रखते हैं या नेफ्थलीन को रखते हैं या शुष्क बर्फ या ड्राई आइस होती है, जब आप इनको हवा में रखते हैं तो ये कुछ समय पश्चात ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं, एक तरीके से वेपर बन के उड़ जाते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? जनरली क्या होता है, किसी पदार्थ की जो सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था को, किसी ठोस पदार्थ को जब आप गर्म करते हो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, द्रव में चेंज होता है। ठीक है, ये जनरल है ये चीज़। लेकिन कभी कभी ऐसे हमारे पास कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, कुछ सॉलिड मटेरियल ऐसे भी होते हैं हमारे पास, अगर हम उनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ठोस अवस्था से जो है वो द्रव अवस्था में नहीं बदलते, डायरेक्टली वो क्या होते हैं, अगर हम किसी पदार्थ की ठोस अवस्था को गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में बदलने की बजाय सीधे वो वेपर बन के उड़ जाते हैं या वाष्प बन जाते हैं। तो
और उस वाष्प को फिर से आप ठंडा कर लेते हो तो पुनः फिर से ही वो ठोस अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में पहले थे। ऐसे पदार्थों को या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, उदरपातन। तो ऐसी कौन सी पदार्थ है जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये कपूर है, नेफ्थलीन है और शुष्क बर्फ है। ठीक है, ये सब सब्लिमेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाल नेक्स्ट, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर बन के उड़ जाता है। ये जो चेंज हुआ है, यानी जल क्या था? लिक्विड था। लिक्विड से वेपर क्या है? एक गैसियस फॉर्म है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदल गई। ठीक है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था जब बदल गई तो इस तरह का जो चेंजेस है, इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? आप जानते हैं जब इस जल को हमने गर्म करा तो ये लिक्विड था, लिक्विड फॉर्म में था। जब ये वाष्प बना तो ये गैसियस फॉर्म में हो गया, और फिर से उस वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो फिर से वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जिस स्टेट में था वो उस स्टेट में वापस आ गया। जब कभी ऐसे चेंजेस होते हैं किसी पदार्थ की, एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदल जाती है और वो दूसरी अवस्था है उसको फिर से अगर हम उसी अवस्था में ले आए ओरिजिनल वाली में, तो ये कहलाता है हमारा फिजिकल चेंज, ऑप्शन बी। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? एक नया उत्पाद नहीं बनता है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट डजंट फॉर्म, और ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। इसमें मात्रा सेम रहती है, जो जल था वाष्प बन के वो उतना ही रहेगा जब वापस से वाष्प बन के जल में बनेगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं फिजिकल चेंज के? एक तो जैसे आप चीनी और पानी का जो घोल होता है ना, ऑल सोल्यूशंस, मतलब चीनी और पानी का घोल, क्या एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का, फिजिकल चेंज का। नमक और जल का घोल, ठीक है, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बर्फ़ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल चेंज ही है। जल का उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, जो भी हम देख ही रहे हैं, ये भी क्या है? ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जब किसी पदार्थ की एक अवस्था से वो दूसरी अवस्था में जाता है। ठीक, तो दूसरी अवस्था में नया ही प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक, यानी फिर से अगर जो नई अवस्था बनी है उस नई अवस्था को पुनः पहली जैसी अवस्था में लाना चाहोगे तो नहीं आएगा। जैसे दूध है, दूध से आप दही बना लेते हैं। ठीक, ये दूध से दही बन गया तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था उसकी पहुंच गई। लेकिन जब आप दही को दूध बनाना चाहोगे तो क्या पॉसिबल है? नहीं, दही से वापस से दूध नहीं बनेगा। इस तरह के चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिल्क का जो है कर्ड में बदल देना, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सब क्या है? केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। लोहे पर जब जंग लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो आप देखते हैं लोहे के ऊपर जो जंग लगती है वो पपड़ी की तरह जो है एक तरीके से वो हटने लगता है इसके लेयर। क्या उस पपड़ी को फिर से आप पुनः लोहा बना सकते हैं वैसे ही सेम जैसा था? नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज होता है। कागज़ को जला दिया आपने, कागज़ को जलाने पर वो राख बन गया, क्या राख को फिर से आप कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये किसका एग्जाम्पल है? याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है, क्योंकि मोमबत्ती के अंदर होते हैं दो मटेरियल, एक तो होता है वैक्स यानी मोम, और एक होता है उसके अंदर मोम के अंदर जो धागा जाता है। ठीक, तो धागा भी जलता है, मोम भी जलता है। जब धागा जलेगा तो धागा जलने के बाद राख हो जाएगा, वो फिर से धागा नहीं बनाया जा सकता उसको। लेकिन मोम जो है वैक्स जो है जलकर भी वो वैक्स ही रहता है। ठीक, तो वैक्स का जलना सिंपल, मोम का पिघलना, अगर सवाल पूछेगा सिंपली मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक, और जो धागे का जलना है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला, जब पानी में साधारण नमक को ऐड किया जाता है, पानी में नमक मिलाया जाता है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु और उसका हिमांक बिंदु, उन पर क्या असर पड़ता है? वो बढ़ेंगे, घटेंगे, क्या होगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं जो ये क्वथनांक बिंदु क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक बिंदु को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप जल को गर्म करना शुरू करते हो तो वो तापमान जिस पर जल जो है गर्म होते हुए उबलना शुरू कर देता है, भाप बनना शुरू कर देता है जिस तापमान पर, उसको बोलते हैं उसका क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? जब जल को हम गर्म करते हैं तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, यानी भाप बनना शुरू कर देता है। इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब जल में अगर हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, जल में जब हम सॉल्ट नमक ऐड कर देते हैं, अब इसको गर्म करते हैं, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, ये इससे ज़्यादा, इससे अधिक तापमान पर उबलेगा। तो इसका मतलब जब आपने सॉल्ट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट से मैंने शो कर दिया इसको, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक इसका बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है, इस जल में नमक को डालने से इसके फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु पर क्या होगा? तो जो इसका
जल आप जानते हैं, जल जो जमना शुरू करता है, वो तापमान जिस पर जल जमने लगता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे ही हम बोलते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसको इसका हिमांक बिंदु बोलते हैं। और जब जल में हम सॉल्ट ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा क्रम से, यानी ये इंक्रीज होगा, क्या क्वथनांक इंक्रीज हो जाएगा और इसका हिमांक बिंदु वो डिक्रीज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी। सवाल, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं। यूपीपीएससी, यूपीएससी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपका जून में होगा, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, और इस टेस्ट सीरीज़ में आप रैंक 1 स्कोर करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। यानी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको पीसीएस की तैयारी, उसके अलावा यूपी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी फ्री में करने का मौका मिलता है। इसके साथ यूपी लेखपाल के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए चल रही है अनअकैडमी की, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं, जिसमें वीडियो का बैच कोर्स है, ये भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इधर यूपी कांस्टेबल बैच में मेरी जीके की क्लासेस चल रही हैं, और लोअर पीसीएस का आपका बैच आज से शुरू हो गया है। जीएस की टेस्ट सीरीज़ को आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको इन सारे कोर्सेज, इन सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी अनअकैडमी में करने को मिलती है, या डायरेक्टली आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी इन कोर्सेज़ की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर ही कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप चुनते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं IALI10, इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप चुनेंगे, उसमें IALI10 रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सवाल नंबर 8, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, अच्छा एक सवाल हमने शुरू में किया था, जो कपूर वाला हम डिस्कस कर रहे थे, कपूर उड़ जाता है वाष्प में, तो ठोस कपूर जो होता है, एक सवाल ऐसे ही पूछा हुआ है कि ठोस कपूर को वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सिंपल था, वो सब्लिमेशन ही कहलाएगी। जैसे हमने लोहे पर जंग लगने वाला एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया था, तो जंग लगने पर लोहे का भार, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके होंगे। जंग लगने पर जो लोहे का भार है वो बढ़ जाता है, और जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, अभी हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है इसको। जब आप लोहे को, आयरन को जो नमी वाली वायु में रख देते हैं तो उसके ऊपर लाल रंग की एक परत आपको दिखाई देती है, एक लेयर, इसे ही बोलते हैं रस्ट, और इसे ही बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जो जंग लगती है वो लगती है आपकी एक तरीके से ऑक्सीजन के कारण और नमी के कारण। और इसके बाद लोहे में जंग लगने के बाद जो पदार्थ बनता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और ये पूरी परत जो है लोहे पर जमने लगती है। बट यहाँ हमारा सवाल अब नेक्स्ट है, पास्चुराइजेशन क्या होता है। पहले तो इस प्रोसेस की खोज किसने की थी, तो पास्चुरीकरण जो है, इसको पास्चुरीकरण बोलते हैं हिंदी में, इसकी खोज की गई थी लुईस पास्चर के द्वारा। ये प्रक्रिया खाद्य संरक्षण के लिए होती है। इसमें दूध को गर्म किया जाता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर। सबसे पहले इसको 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, उसके बाद में 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो दूध होता है उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, दूध का निर्मज्जीकरण हो जाता है, स्टरलाइजेशन होता है। तो पास्चुराइजेशन क्या है, पास्चुराइजेशन क्या है, इसमें पहले हम दूध को बहुत देर तक गर्म करते हैं और एक निश्चित समय में अचानक से इसको ठंडा कर देते हैं, उसके बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दूध ख़राब ना हो इसीलिए उसके बैक्टीरिया को मारा जाता है। आपने देखा होगा दूध गर्म करके आप, या सिंपल दूध को भी आप फ्रीज में रख देते हैं तो ज़्यादा समय तक सही रहता है। बैक्टीरिया की प्रेजेंस होने के बाद ही कोई फल या सब्ज़ी या दूध ख़राब होता है। कभी कभी आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता है कि किस तापमान तक इस विधि में, पास्चुराइजेशन में किस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। और देखो, ठंडा किया उसको गर्म किया जाता है शुरुआत में, तो पहले दूध को गर्म किया जाता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, फिर इसको ठंडा किया जाता है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, यही कहलाता है पास्चुराइजेशन। इसको लुईस पास्चर ने दिया। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं। अच्छा, ऐसे परमाणु जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट, ये होते हैं समस्थानिक, या इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोटॉप्स, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, और 1H3 को हम बोलते हैं ट्राइटियम। ये तीनों समस्थानिक हाइड्रोजन के।
इसी सवाल को रिवर्स करके पूछ लेता है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, इसका आंसर होगा परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान, यानी एटॉमिक मास इसके डिफरेंट होंगे और सेम एटॉमिक नंबर होगा। किसी भी तत्व में अगर आप देखें जो उसमें किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही कहलाती हैं आपकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है? दूसरा जो अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। इसलिए तो कहा जाता है किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किस में होता है? उसके नाभिक में। तो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एटम में जो होता है ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को किसके लॉ के थ्रू भरा जाता है? जो परमाणु के ऑर्बिटल होते हैं आपने भरे होंगे ये पहले, ठीक है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें 1s 2s, ठीक है, 1s1 2s2 इस तरह से जो आप भरते चले जाते हैं। तो ये वाले को पूछ रहा है आपसे कि परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित किसके द्वारा होता है? ये अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पानी की टंकी में जो फंगस होते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? जो कॉपर सल्फेट होता है इसको हम क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं, CuSO4। इसको कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प है, यानी फिलोसफर वूल कौन सा है? जी फिलोसफर वूल होता है, इस किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड, ZnO को बोला जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, तो इसको हम जानते हैं ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। प्रतिदीप्ति नली जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इसमें कौन सी गैसों का प्रयोग किया जाता है? इसके अंदर मरकरी वेपर और आर्गन को फिल किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल में आसानी से घुलनशील है। इसका आंसर होगा अमोनिया, ऑप्शन सी। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 में जो हाइड्रोजन है, ये जब इसके हाइड्रोजन के जो अणु हैं जल के साथ क्या करते हैं? जल के अणुओं के साथ में एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं आसानी से। ऑप्शन सी आंसर। कृत्रिम वर्षा के लिए जो आर्टिफिशियल रेन होती है किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। ये क्वेश्चन आप पहले से जानते हैं। निश्चेतक या एनेस्थेशिया के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ इनमें से कौन से हैं? एक्चुअली ये बॉडी के पार्ट को सुन्न करने के लिए एक तरीके से बेहोशी वाली दवा कह सकते हैं, जो सर्जरी करते वक्त ये इस्तेमाल की जाती है पेशेंट पर। तो इसमें क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों, ये वही है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम हास्य गैस, लाफिंग गैस कहते हैं, N2O, ठीक है। इसको निश्चेतक के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को भी किया जाता है। सबसे पहले डाई इथाइल ईथर को यूज़ किया जाता था। दोनों को ही सेलेक्ट कर लेंगे 1 और 2। माचिस बनाने में मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? मैच स्टिक्स पर रेड फास्फोरस को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी, लाल फास्फोरस। जो माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाली जो लेयर होती है, सतह होती है, वो रेड फास्फोरस की होती है। इसके साथ कुछ और मटेरियल भी ऐड होते हैं, उसमें पहले से मिक्सचर होता है एक्चुअली, वो सल्फाइड का, कांच के चूर्ण का, इस तरह का। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है, रॉ मटेरियल बताने आपको, ग्लास के प्रोडक्शन में कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सैंड, सोडा और क्वार्ट्ज। ऑप्शन सी। मूत्राशयों के आसपास में जो मूत्रालय होते हैं उनके आसपास में नाक में चुभने वाली जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है? ये जो गंध होती है एक्चुअली ये अमोनिया के कारण होती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है? जो पदार्थ जल से हल्का होगा वो उसके ऊपर तैर लेगा आराम से। एल्यूमिनियम डूब जाता है, मैग्नीशियम भी डूब जाता है, मैग्नीज भी। लेकिन अगर आप सोडियम की बात करो तो सोडियम क्या है? ये जल पर तैर सकता है, तो जल से लाइट वेट होता है इसका। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है क्या होगा? तो नीलम का जो रासायनिक सूत्र है इसको Al2O3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड। पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है उसको ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु यानी आयरन के कोरोजन में आवश्यक है? यानी रस्टिंग ऑफ आयरन की जो कंडीशन होती है वो किन किन की वजह से होती है?
हमने डिस्कस किया था ये ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर आ जाता है, ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है इसके संपर्क में अगर लोहा आ जाता है तो उस पर वो एक लेयर बनने लगती है जिसे रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और नमी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी एक क्रम से सबसे हल्की, लाइटेस्ट मेटल कौन सी है और हैवीएस्ट मेटल कौन सी है? लाइटेस्ट मेटल की अगर हम बात करें, देखो सबसे हल्की जो धातु है वो है, लाइटेस्ट मेटल है लिथियम, और जो सबसे भारी धातु है वो है ओस्मियम। तो लिथियम और ओस्मियम ये क्या है? एक लाइट है, ये लाइटेस्ट है, और ये हैवीएस्ट है। सबसे कठोर धातु को पूछता है, हार्डेस्ट मेटल जो होती है वो प्लैटिनम होती है। सबसे मुलायम धातु को पूछता है तो सोडियम होती है और पोटेशियम। सोडियम को आप इवन चाकू से भी काट सकते हो। आमतौर पर धातुओं को, मेटल्स को चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल होने की वजह से सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम और पोटेशियम को आप जानते हैं कैरोसिन तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर। बाजार में बिकने वाला जो सोना होता है उसमें सामान्यतः जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें क्या क्या होता है? 24 कैरेट का जो सोना होता है, 24 कैरेट, ये क्या होता है? 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ये प्योर होता है, ये 100% प्योर गोल्ड होता है। अब वो 18 हिस्से बोल रहा है 24 में से, तो बचा कितना? 6 हिस्से। तो जितने कैरेट कम होते जाएंगे उतनी ही उसमें दूसरे मेटल का प्रेजेंस बढ़ता जाएगा। 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड होता है, 24 कैरेट जो सोना होता है वो 100% प्योर सोना ही होता है। अगर आप 23 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट सोना लोगे तो उसमें मिलावट होने लगती है दूसरे मेटल की। तो इसमें 18 भाग के बाद में अगर आप देखोगे गोल्ड में 18 भाग सोने का होने के बाद में 6 भाग अन्य धातुओं के होते हैं। इसमें परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, 100% इज इक्वल टू 24 को रख लो आप, 100 कैरेट में कितना परसेंट सोना, कितने परसेंट अदर मेटल्स हैं, ये भी आप पता कर सकते हैं। आपको पहले बताया था एक क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? जो सोडियम मेटल है इसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट और ख़ास प्रॉपर्टी होती है, सोडियम वायु के कांटेक्ट में आने पर जो है रिएक्शन करने लगती, तुरंत जलने लगती है। वायु में ज्वलनशीलता की वजह से इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और इसी पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? हम बात करें किसकी? सोडियम की। ठीक है, ये फीचर किसके हैं? सोडियम के। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है? कॉपर के अलावा जो कैडमियम है, आर्सेनिक है, निकल है, ये सब पानी में अगर मिल जाती हैं तो ये अशुद्धि पैदा करती हैं और पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो जो कॉपर है, ये कॉपर क्या है? प्रदूषण नहीं फैलाता। आपने जो आरओ देखे होंगे आजकल के, तो उन आरओ में जो जिनमें पानी फिल्टर होता है उसमें आपने देखा होगा कॉपर क्वालिटी, तांबे के गुण वाले जो हैं आजकल के आरओ आ रहे हैं। एल्कलाइन वाटर वाला, उसमें भी तांबे की, कॉपर की कुछ मात्रा होती है जो पानी में ऐड होकर के आती है। तो मिनरल है एक तरीके से। मोनाजाइट किसका अयस्क है इसमें से? मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। यानी जो मोनाजाइट से क्या निकाला जाता है? थोरियम। स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ में किस चीज़ को ऐड किया जाता है? लोहे में आप जानते हो जंग लग जाती है, लेकिन स्टील जो हो जाती है उसमें जंग नहीं लगती कभी भी। तो ऐसी स्टील जिसमें जंग नहीं लगता है उसको बोलते हैं एसएस या स्टेनलेस स्टील। और इसमें ऐड किया जाता है क्रोमियम को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पेट्रोल और डीजल को जो अधूरा जलाया जाता है तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है? जितने फ्यूल होते हैं हमारे पास में, जैसे कैरोसिन है, गैसोलीन है, या पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनका अगर हाफ कंबशन होता है, इनको अगर अधूरा जलाया जाता है तो इससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस रिलीज होती है इनके अधूरे कंबशन से। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? स्वीटेस्ट शुगर आपको बतानी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी होती है फ्रक्टोज। ऑप्शन ए है फ्रक्टोज। जो घरेलू चीनी आती है, हाउस होल्ड शुगर जो होती है, उसी को हम बोलते हैं टेबल शुगर, उसी को हम बोलते हैं केन शुगर, और इसी को हम बोलते हैं सुक्रोज। तो इसको याद रखिएगा, जो सुक्रोज होता है इसको बोलते हैं हम क्या? टेबल शुगर, केन शुगर। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। आप कहेंगे ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। बिल्कुल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, ये होता है आइसोप्रीन का। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? CNG का जो प्रमुख घटक होता है, मेन कंपोनेंट इसका मीथेन है, CH4।
निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, मतलब सिंथेटिक मटेरियल कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा फाइब्रिन, ऑप्शन ए। बाकी तीनों क्या हैं, ये पॉलीमर हैं, सिंथेटिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम होते हैं और फिर वो एक तरीके से पिघल जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके पीवीसी, पॉलीस्टीरोन, टेफ्लॉन भी इसी में आएगा, नायलॉन भी इसी में आएगा। तो जो नियोप्रीन है ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा थर्मोप्लास्टिक जो नहीं है ये क्या है, जो नियोप्रीन है एक्चुअली ये एक रबर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये एक आर्टिफिशियल, एक सिंथेटिक रबर होती है नियोप्रीन। इसके अलावा जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो थर्मोप्लास्टिक के हैं। नियोप्रीन क्या है, एक सिंथेटिक रबर है। अब आपको बताना है प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है। इस सवाल को आप बार बार पाएंगे, इस तरह के प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आइसोप्रीन इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। यूरिया क्या है? यूरिया का आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है NH2CONH2। तो एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक है। मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, यूरिया को ऐड करते हैं। जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें मुख्य पॉल्यूटेंट कौन सा होता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें क्या होते हैं, बेंजीन।